ओके, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आस्था दुबे फिर से आ गई हूँ बच्चों। आज का एडुग्रोन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, अब इस चैप्टर के हेडिंग को पहले थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चों। फाइबर टू फैब्रिक का मतलब क्या है? मतलब एक फाइबर से जो जर्नी स्टार्ट होती है, उस फाइबर को फैब्रिक बनाने में वो कैसे होती है, कहाँ से होती है और कैसे वो चीज़ फाइबर जो है हमारा फैब्रिक में बन जाता है। और ये फाइबर कहाँ से आता है, कैसे हमें मिलता है, मैन मेड है, नेचुरल है, क्या है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में समझेंगे और जानेंगे। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। अब देखिए हमारी पहली स्लाइड हमें क्या कह रही है। Clothes protect us from heat of the sun, cold, dust and insect bites. हम कपड़े पहनते हैं, क्लोथ्स पहनते हैं, हर सीजन के हिसाब से पहनते हैं, राइट। समर सीजन में हम समर क्लोथ्स पहनते हैं, विंटर में हम विंटर क्लोथ्स पहनते हैं, रेनी सीजन में हम रेन से प्रोटेक्ट होने के लिए रेन कोट या ऐसे कुछ अपने कपड़ों के ऊपर पहनते हैं कि ताकि हम उससे हमारे कपड़े गीले ना हो, हम ना भीग पाए। ठीक है, तो हम वेदर के हिसाब से, सीजन के हिसाब से हम अपने क्लोथ को ऑप्ट करते हैं, पहनते हैं। ठीक है, क्लोथ्स किस लिए मोस्टली हम पहनते हैं? इसलिए पहनते हैं कि क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट रखता है, क्लोथ्स हमें बचाता है। किस चीज़ से? इंसेक्ट बाइट, डस्ट हो गया, या सन की गर्मी से, या ठंडी से, जाड़े से, इन सब चीज़ों से क्लोथ्स हमें जो है प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, कह सकते हैं। तो इसलिए हम क्लोथ्स पहनते हैं। वाटर प्रूफ क्लोथ सेव अस फ्रॉम रेन। जैसे हमने कहा रेनी सीजन में हम क्या करते हैं, वाटर प्रूफ क्लोथ पहनते हैं। मतलब कि हमने रेन कोट पहन लिया, ठीक है, अपने कपड़ों के ऊपर रेन कोट पहन लिया, उससे क्या हो रहा है, हमारे कपड़े भीग नहीं रहे, हम पानी से बच रहे हैं। तो सीजन के हिसाब से जो हम क्लोथ्स पहनते, क्यों पहनते? ताकि वो हमें सेव कर सकते। अब इसमें देखिए ये जो भाई साहब हैं हेलो कर रहे हैं हमें, ठीक है, ये समर सीजन को दिखा रहे हैं कि समर सीजन में इन्होंने कितने कॉम्फी क्लोथ पहने हुए हैं, जिससे इनको बहुत गर्मी भी नहीं लग रही है और ये अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर पा रहे हैं। ठीक है, बगल में हमें विंटर सीजन का क्लोथ दिख रहा है, कैसे इसने वुलन स्वेटर और फुल पैंट, वुलन कैप, स्कार्फ पहने हुए, ताकि इससे क्या हो, ये विंटर से प्रोटेक्टेड रह पाए, विंटर से बच पाए। इधर हमको दिख रहा है रेनी सीजन का कि कैसे ये बच्चा जो है रेन कोट पहना हुआ है, जिससे ये बारिश से बच रहा है और वो आराम से जो है उसमें खेल रहा है, और कैसे वो उसमें आराम से खेल रहा है। तो ये स्लाइड हमें ये बताती है कि हम डिफरेंट सीजन के हिसाब से डिफरेंट क्लोथ्स को पहनते हैं, ऑप्ट करते हैं, ताकि हम उस वेदर से, उस सीजन से उस समय प्रोटेक्ट कर पाए अपने आप को। क्लोथ हमें डस्ट से भी बचाता है, इंसेक्ट बाइट से भी बचाता है, वेदर से भी बचाता है, सन की हीट से बचाता है, विंटर के कोल्ड से बचाता है, रेनी सीजन के वाटर से प्रोटेक्ट करता है। तो क्लोथ्स इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इसलिए हम क्लोथ्स पहनते हैं ना। अब हम क्या जानने वाले हैं? अब हम जानने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। कि पहले, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, कैसे ये क्लोथ आया, कैसे ये क्लोथ जो है स्टार्ट हुआ। कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा ना, कहीं से तो क्लोथ पहनना इंसान ने शुरू किया होगा। तो ये कैसे उन्हें ये कपड़ों की समझ आई, कैसे ये कपड़ा जो है वजूद में आया हमारे, और हम धीरे धीरे इसको पहनना शुरू करते हैं, कैसे ये क्या होता है। अब इसकी हिस्ट्री थोड़ा जान लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ द वियरिंग ऑफ क्लोथिंग। नाउ पहला पॉइंट क्या है हमारा? द प्रिमिटिव मैन हैड टू हाइड देमसेल्फ इन द केव्स और ट्री टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, विंड्स, सन रेज एंड रेन। प्रिमिटिव मैन यानी बहुत पहले, जब स्टोन एज की बात हो रही है, बहुत पहले की बात हो रही है। स्टोन एज में क्या था, वो प्रिमिटिव मैन जो थे हमारे, वो कैसे रहते थे? गुफाओं में रहते थे। पहले घर तो होते नहीं थे, ऐसे बिल्डिंग्स तो बनी नहीं होती थी, ऐसे पक्के मकान नहीं होते थे उस समय, तो झोपड़ियां भी नहीं होती थी। ठीक है, वो गुफाओं में रहते थे, या पेड़ के नीचे, या इस तरह से किसी तरह से एक शेल्टर लेके वो रहते थे, अपना घर बनाते थे। ठीक है, वो किस ऐसे शेल्टर से, वो इसलिए गुफाओं में और पेड़ों के नीचे इस तरह से रहते थे ताकि अपने आप को हार्श विंड, कोल्ड,
हीट, सन की, इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा पाए, जो कि जिसके लिए घर काम आता है। जो आज के ज़माने में हमारे पास तो वेल बिल्ड अच्छे घर हैं, पक्के घर हैं, लेकिन उस समय क्या था, झोपड़ी भी नहीं थी, प्रिमिटिव मैन की बात हो रही है, स्टोन एज की बात हो रही है। उस समय वो लोग कैसे रहते थे, गुफाओं में। जैसे ये हमारी एक फोटो है, इसमें आप देख सकते हैं कैसे ये लोग रह रहे हैं। इनका कैसे गुफाओं में ये लोगों ने आग जलाई हुई है कुछ भी बनाने के लिए पहले, और कैसे इन्होंने कपड़े पहने हैं। Slowly they began to use the big leaves or tree or animal skin and fur to cover themselves. धीरे धीरे वो क्या करते हैं, पहले तो ये भी नहीं था, पहले तो इंसान कुछ नहीं पहनता था। अभी ये जो फोटो में आपको दिख रहा है, इससे भी पहले इंसान को ये भी समझ नहीं थी कि हमें कुछ पहनना भी चाहिए, हमें प्रोटेक्शन की भी जरूरत है, हम ऐसे नहीं रह सकते। जैसे एनिमल्स वैसे थे हम लोग। धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि ये हार्श वेदर से जो है अपने आप को कैसे बचाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, ट्रीज ट्रीज के लीव्स ले लिए, बड़े बड़े लीव्स को लपेटना शुरू कर दिया, अपने आप को उससे ढकना शुरू किया। फिर धीरे धीरे और समझ बढ़ी, तो वो जानवरों की चमड़ी से, स्किन से, उनके फरी स्किन से अपने आप को विंटर से बचाने के लिए लपेटना शुरू कर दिया। उसको भी ऐसे निकाल के बस अपने आप को लपेट लेते थे ताकि वो वो हार्श कोल्ड वेदर से अपने आप को बचा पाए। ये कब की बात हो रही है बच्चों, ये 30,000 साल पहले की बात हो रही है, 30 ईयर्स अगो की बात हो रही है ये। नाउ उसके बाद क्या होता है बच्चों, आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, दे डिस्कवर हाउ टू ट्विस्ट एनिमल फ्लीज, फ्लीज यानी वूल। जब धीरे धीरे इंसान की समझ बढ़ने लगी, वो और इवॉल्व होने लगा, इससे धीरे धीरे एग्रीकल्चर में आने लगा, मतलब खेती बाड़ी उसने शुरू कर दी। उसको ये भी समझ में आएगा कि सिर्फ जानवर को मार के मांस ही नहीं है कि हम खा सकते हैं, हम अनाज उगा सकते हैं, हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, वो सब भी हम खा सकते हैं, एक जगह सेटल हो सकते। खेती करने का मतलब कि उसे फिर एक जगह सेटल होना पड़ा, कि वो एक जगह रुके, तभी तो खेती बाड़ी करेगा। अब वो हमेशा अपनी जगह बदलता रहेगा तो कैसे खेती बाड़ी करेगा, है ना। तो वो क्या किया, धीरे धीरे एक जगह सेटल होने लगा अपनी खेती बाड़ी के लिए। तो इस तरह से पहले आदमियों ने क्या सीखा, एक जगह सेटल होना, खेती बाड़ी करना। तो जब इतनी समझ आ गई उनको, उनके अंदर वो इतने इवॉल्व हो गए, तो उन्होंने क्या शुरू किया, उनकी एक कम्युनिटीज बनी, मतलब उनके घराने बनने लगे, कम्युनिटीज बनी। और उन्होंने डिस्कवर किया कि एनिमल फ्लीस यानी एनिमल के वूल टुगेदर इनटू अ लॉन्ग स्टेन एंड फाइनली वेव क्लोथ आउट ऑफ देम। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो एनिमल्स के जो जो फर ही नहीं काम आ सकते, वो जो एनिमल्स जो वूल देते हैं हमें, जैसे शीप हो गया, कुछ माउंटेन गोट्स हो गए, ये हमें क्या देते हैं, वूल देते हैं। तो ये इन वूल्स को यूज करके, इनको बिन के, वेव करके, इनसे जो है हम क्लोथ्स बना सकते हैं, अपने पहनने के लिए प्रॉपर क्लोथ बना सकते हैं। ये कब की बात है, ये है 6,000 साल पहले की बात, 6,000 ईयर्स अगो की बात। जब वो इतने इवॉल्व हो गए, उनको समझ में आने लगा, एग्रीकल्चर में आ गए, सेटल होने लगे, उनको समझ में आने लगा कि उनको प्रॉपर क्लोथ्स की जरूरत है, ऐसे लपेट लपेट के वो नहीं रह सकते। तो उन्होंने क्या किया, एनिमल फ्लीज यानी एनिमल वूल को एक साथ बांधना शुरू किया, एक एक स्टैंड को एक साथ वेव करना शुरू किया कपड़ों में। और फिर वो वेव 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 वाले कपड़े यानी बुने हुए वाले कपड़े जो है उन्होंने पहनना शुरू किया। ये 6,000 साल पहले की बात है, पुरानी बात है, ठीक है। The early Indian and Egyptians wore light the fabric made of cotton and flax that grew in the valley of Ganges and Nile, respectively 3000 BC. अब देखिए ये लाइन हमें क्या कर रही है, जो अर्ली इंडियन और इजिप्शियंस थे, पहले के जो इंडियंस और इजिप्शियंस थे, वो क्या करते थे, वो लाइट फैब्रिक पहनते थे, हल्के फैब्रिक, हल्के कपड़े जो कि किससे बने होते थे, कॉटन और फ्लैक्स से। कॉटन और फ्लैक्स क्या है, हल्का फैब्रिक है। जनरली हम कॉटन का कब पहनते हैं, समर सीजन में, क्योंकि वो हल्का होता है, हमारी स्किन से चिपकता नहीं है, एयर को पास होने देता है और हल्का होता है, तो हमें गर्मी से वो बचाता है और कूल रखता है, इसलिए हम कॉटन फैब्रिक, फ्लैक्स के फैब्रिक पहनते हैं। तो अर्ली इंडियन और इजिप्शियन वो हल्के ही फैब्रिक पहनते थे, जैसे कि कॉटन और फ्लैक्स, जो कि कहाँ उगता था, ये कॉटन और फ्लैक्स कहाँ उगता था, ये पेड़ होते हैं कॉटन और फ्लैक्स के, ये एनिमल से नहीं मिलते हैं। हमें जनरली फैब्रिक जो होते हैं वो मैन मेड भी हैं और नेचुरल फैब्रिक भी है, ये आगे की स्लाइड में आप पढ़ेंगे।
अभी धीरे धीरे समझेंगे तो कंफ्यूज मत होइए। तो वो अर्ली इंडियन इजिप्शियंस क्या पहनते थे, लाइट फैब्रिक जैसी कॉटन और फ्लैक्स। और ये कहाँ उगते थे, ये गंगा और नाइल की घाटियों में उगते थे। ये कब की बात है, 3000 साल ईसा पूर्व की यह बात है, यानी 3000 BC की ये बात है पहले की। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें बच्चों। अब ये लाइन हमें क्या बता रही है, फाइबर और क्लोथिंग मटेरियल डेवलप इन सेवरल स्टेजेस। अब ये फाइबर और ये जो क्लोथिंग मटेरियल्स है वो एक बार में अचानक से नहीं आ गए, ठीक है, कि हाँ भाई इस प्लांट से हमें ये फाइबर मिल जाएगा, इस एनिमल से हमें ये वूल मिल जाएगा, ये इससे हम ये बना लेंगे, उससे हम वो बना लेंगे, ऐसे नहीं। ये धीरे धीरे सेवरल स्टेजेस में जाके डेवलप हुआ और हमारे सामने आया। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, क्लोथ्स वॉज मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स स्पेशली। पहले तो ये क्या है कि क्लोथ्स किससे बनते हैं, ये तो प्लांट फाइबर से बनेंगे या तो हमारे एनिमल फाइबर से बनेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि ये देखो, हाँ ये हमको फर्स्ट स्लाइड में हमारी, ये देखिए आप, ये जो है, ये आपको जो पिक दिख रही होगी, ये पिक, दिस वन, ये जो है आपको जो दिख रही है, सॉरी ये पिक, इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये जो ये सारे फाइबर्स दिख रहे हैं, ये वाइट 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 जो भी फाइबर्स आपको दिख रहे हैं, ये कॉटन फाइबर्स हैं, ठीक है। ये पिक हमें बता रही है कि ये कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, एनिमल से नहीं मिलता है। ये जो है नेचुरल फाइबर है जो कि हमें प्लांट्स के थ्रू हमें मिलते हैं, ठीक है। और दूसरी वाली पिक में आपको वूल का दिख रहा होगा कि कौन कौन से एनिमल हमें वूल दे देते हैं। जैसे याक हमें वूल देता है, एल्पेका देता है, शीप, गोट, कुछ माउंटेन गोट्स होती हैं वो भी वूल देती हैं, कैमल्स, कुछ कैमल होते हैं जो हमें वूल देते हैं। तो ये ऐसे एनिमल हैं जो हमें वूल देते हैं। और तो वूल भी क्या है, एक नेचुरल फाइबर है, एक नेचुरल फाइबर है क्योंकि वो हमें एनिमल सोर्स से मिल रहा है। कॉटन भी एक नेचुरल फाइबर है क्योंकि वो हमें प्लांट के सोर्स से मिल रहा है। तो जो फाइबर हमें नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, यानी प्लांट या एनिमल के सोर्स से मिलते हैं, उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए हम अपने पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लोथ वॉज मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स स्पेशली। पहले तो क्लोथ किससे बनते थे, या तो प्लांट के फाइबर से बनते थे या तो एनिमल्स के फाइबर से बनते थे। और बाद में ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ तो मैन मेड्स आने लगे। आगे की स्लाइड में आप पढ़ेंगे तो पहले क्लोथ्स कैसे बनते थे, या तो एनिमल फाइबर से या तो प्लांट के फाइबर से, यानी मतलब कि नेचुरल फाइबर से ही बनते थे। यूरोप केम टू नो अबाउट कॉटन थ्रू ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडियस इन 500 BC। यूरोप कब इस फैब्रिक के बारे में जाना, कॉटन के बारे में कब यूरोप को पता चला, यूरोप को पता चला ग्रीक हिस्टोरियन के थ्रू, ठीक है। यूरोप को ऐसे डायरेक्ट नहीं पता, यूरोप को पता चला ग्रीक हिस्टोरियन के थ्रू कि कब किस किस सन में, 500 BC यानी 500 साल ईसा पूर्व में यूरोप को कॉटन फैब्रिक की नॉलेज हुई ग्रीक हिस्टोरियन के थ्रू। कॉटन भी भैया कोई फैब्रिक होता है। यूरोप को तो कॉटन के बारे में पता भी नहीं था कि कॉटन भी कोई फैब्रिक होता है। यूरोप क्या है, जनरली ठंडा कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे जल्दी ज़्यादा बर्फ़ ही मिलेगी, वेदर अक्सर हमेशा ठंडा ही रहता है। और कॉटन कब कहाँ यूज़ होता है, थोड़ा वार्म वेदर में यूज़ होता है। वो क्या कहते हैं, ठंडे मौसम में तो आप कॉटन पहनते नहीं हो। ऐसा तो है नहीं कि ठंड पड़ रही है आपने कॉटन पहन लिया, कॉटन पहन के निकल गए। आपको तो वूल चाहिए, वुलन क्लोथ्स चाहिए ना। तो यूरोप कैसा है, यूरोप में ज़्यादातर ठंड रहती है, हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती है। तो यूरोप को कॉटन के बारे में पता तक नहीं था। इसको पता चला 500 BC में, किसके थ्रू, ग्रीक हिस्टोरियन के थ्रू पता चला, ठीक है। आगे की हमारी लाइन क्या कहती है, पीपल इन नॉर्दर्न यूरोप अप टू द ईयर ऑफ 1350 वे फैमिलियर विद वूल ओनली। मैंने क्या कहा आपको अभी पीछे किसी स्लाइड में, मैंने आपको कहा ना कि यूरोप एक ठंडा प्रदेश है, यानी यूरोप तो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, नॉट अ कंट्री, इट्स अ कॉन्टिनेंट, ठीक है। उस कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। तो यूरोप को कब पता चला, 1350 में जाके वो
सॉरी, पीपल इन नॉर्दर्न यूरोप अप टू द ईयर, नॉर्दर्न यूरोप के जो लोग थे वो 1350 ईयर्स तक सिर्फ ये जानते थे कि वूल ही एक फैब्रिक होता है और कोई फैब्रिक नहीं होता। उनको ये पता था कि सिर्फ वूल ही फैब्रिक होता है और कोई फैब्रिक है नहीं दुनिया में। 1350 ईयर्स तक वो सिर्फ यही ही जानते ही रहे कि वूल ही एक फैब्रिक होता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, दे थॉट that there grew a wonderful tree in the Indian which wore tiny lamps on the end of its branches, as John Mandeville wrote in 1350। अब देखो बड़ा फनी सा है, उन्हें क्या पता था, यानी यूरोपियंस को क्या पता था कि इंडिया में एक बहुत अच्छा सा पेड़ उगता है, ठीक है, जिसके ब्रांचेस के एंड में छोटे छोटे लैम्प होते हैं, यानी छोटी छोटी भेड़ें उगती हैं, ठीक है, और वहीं से जो है उनको अपना वूल मिलता है, तो उनको वूल आता है। ये कैसे, वो ये हमें कैसे पता चला कि वो ऐसा चाहते थे, ये जॉन मैनवेल ने लिखा था 1350 में, ठीक है। तो दे थॉट दैट देयर ग्रू अ वंडरफुल ट्री, कि वहाँ पे एक खूब सुंदर सा पेड़ होता है बहुत अच्छा सा इंडिया में, जिसके ब्रांचेस में लास्ट में क्या होते, छोटे छोटे टाइनी लैम्प्स होते हैं। उन्हें ये पता था, देख लो उनकी बुद्धि, वो इतना ही अवेयर थे उस समय, बहुत पुरानी बात है, वो इतना ही अवेयर थे ना। ये तो हो गई, बाकी आगे बढ़ते हैं फैब्रिक में, ये यूरोपियंस की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, सिल्क पे आते हैं हम। सिल्क केम इन चाइना 3000 BC, 3000 BC में सिल्क जो है चाइना में आता है, ठीक है। फाइनल स्टेज इन द डेवलपमेंट वॉज द 20th century with the invention of man-made synthetic fiber, नायलॉन, रेयॉन एंड पॉलिस्टर। देखो अब यहाँ पे आता है हमारा मैन मेड फाइबर। सिल्क कब इंट्रोड्यूस हुआ चाइना में, 3000 ईसा पूर्व, ठीक है, 3000 BC में, ठीक है, वो सिल्क चाइना में आया, ठीक है। और फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कब आई, 20वीं सेंचुरी में उसकी फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आई, जब इन्वेंशन हुआ मैन मेड फैब्रिक का। किसका इन्वेंशन हुआ, मैन मेड फैब्रिक का। 20वीं सेंचुरी में ये फाइनल स्टेज थी डेवलपमेंट में। और मैन मेड फाइबर्स में क्या आ जाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स आते हैं, यानी नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, ये सब क्या है, मैन मेड फाइबर्स हैं। अब इसकी और आपको नॉलेज मिलेगी मैन मेड फाइबर्स में क्या होता है, ठीक है। Then natural and synthetic fibers were blend in different proportion for show, comfortability and durability। उसके बाद क्या होता है, नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर को एक दूसरे में ब्लेंड कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर को, यानी नेचुरल यानी प्लांट या एनिमल सोर्स से मिले हुए फाइबर को, मैन मेड फाइबर्स यानी सिंथेटिक फाइबर, दोनों को ब्लेंड कर दिया जाता है एक प्रोपोर्शन में। ये ज़्यादा हो सकता है, कहीं ये ज़्यादा हो सकता है, किसी भी प्रोपोर्शन में उसको ब्लेंड किया जाता है। उससे क्या होता है, एक नया प्रॉपर्टीज निकल के आती है क्लोथ की, एक नया क्लोथ बनता है। और ये क्लोथ क्या होता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसकी कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और ये एक शो पर्पस यानी सुंदरता, यानी बाहरी सुंदरता में भी ये ज़्यादा आकर्षित दिखता है, ठीक है। देखो ये बेचारे कंफ्यूज है, नेचुरल कौन सा है, सिंथेटिक कौन सा है। चलो नेक्स्ट, नाउ वी हैव टेरिकॉट, टेरी वूल एंड मेनी अदर वेराइटीज फॉर द शेक ऑफ वॉशेबिलिटी, लुक, क्लाइमेट एंड डेली नीड्स। आज के टाइम में हमारे पास क्या है, टेरिकॉट है, टेरी वूल है, और बहुत सारी वेराइटीज ऑफ क्लोथ्स हैं जो कि जिसकी सफाई करना आसान होता है, जो लुक में बहुत सुंदर दिखता है, बहुत आकर्षक दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है, क्लाइमेट वाइज बहुत कंफर्टेबल होता है, उस क्लाइमेट के लिए हम ऑप्ट कर सकते हैं, पहन सकते हैं, वो कंफर्टेबल भी होगा और उस वेदर से भी हमें बचाएगा, और डेली नीड्स के लिए भी जो है काफ़ी अच्छा होता है। नाउ अब आते हैं हम फाइबर्स पे। अब फाइबर इज मेड अप ऑफ थ्रेड और यार्न, ठीक है, अरेंज टुगेदर। एक फाइबर किससे बना होता है, थ्रेड या यार्न से बना होता है। इस पिक्चर में आप देखिए, इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये जो आदमी है कैसे कैसे इसने जो है, इस पिक्चर में देखिए ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड आपका गया है, कैसे इस पिक्चर में इस थ्रेड थ्रेड कितने टाइनी टाइनी दो थ्रेड दिख रहे होंगे आपको, एक ये ऊपर वाला थ्रेड और एक ये नीचे वाला थ्रेड, दो टाइनी यार्न्स दिख रहे होंगे।
इन दोनों को मिला के जो है एक थ्रेड बना होगा। और सिर्फ यही दोनों नहीं, इसको फर्दर और छोटे छोटे यार्न्स में ये अलग अलग जो दो यार्न दिख रहे हैं इसमें और भी यार्न्स होंगे, तो मिला के इसको एक साथ बाइंड किया जाता है, तब जाके एक थ्रेड बनता है जो हमको प्रॉपर थोड़ा थिक सा दिखता है। बहुत टाइनी टाइनी यार्न्स उसमें रहते हैं जो अरेंज रहते हैं एक साथ, तब जाके एक थ्रेड बनता है। ठीक है। On stretching the end of yarn, we find that it splits up into thin strands. अब देखो, अब ये जो दो yarn दिख रहे हैं, अब इसको इनके एंड को स्ट्रेच करो या तो आप खोचोगे तो आपको थिन स्ट्रैंड्स और दिखेंगे, फर्दर और थिन स्ट्रैंड्स दिखेंगे। These strands are made up of still thinner strands called fiber. अब ये थिन स्ट्रैंड जो है इससे भी छोटे थिन स्ट्रैंड से बने होंगे, और ये जो थिन स्ट्रैंड्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? फाइबर। इसी तरह फाइबर को धीरे धीरे एक साथ बांधते 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 यान स्ट्रैंड बनता है, स्ट्रैंड को बांधते बांधते यान बनता है, और यान को बांधते बांधते एक मोटा थोड़ा थिक सा हमें थ्रेड दिखता है। और फिर उस थ्रेड को जब उसकी बुनाई होती है तब जाके एक क्लोथ बनता है। ठीक है। इस तरह से हम फाइबर टू फैब्रिक पे आते हैं, फैब्रिक पे आते हैं, क्लोथ पे आते हैं। समझिए आप। नाउ द सोर्स ऑफ फाइबर मे बी प्लांट्स एंड एनिमल। आपको पता है फाइबर का सोर्स या तो प्लांट या एनिमल होगा नेचुरल सोर्सेज में। अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर, कुछ एनिमल्स के एग्जाम्पल दिख रहे हैं आपको इस पिक्चर में। नाउ कॉटन, जूट, फ्लैक्स एटसेट्रा प्लांट फाइबर, वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर। अब इसमें कुछ एनिमल और प्लांट फाइबर को बताया है कि कॉटन, जूट, फ्लैक्स क्या है? हमारा प्लांट फाइबर है, और सिल्क और क्या है? हमारा एनिमल फाइबर में आता है। वूल क्या है? हमारा एनिमल फाइबर में आता है। नेचुरल सोर्सेज, प्लांट और एनिमल जो है आपके नेचुरल सोर्सेज है। प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स आर नेचुरल। नाउ आर्टिफिशियल यानी मैन मेड फाइबर को क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। आर्टिफिशियल यानी मैन मेड फाइबर को हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल सिंथेसिस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोल प्रोडक्ट और केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड और कॉटन। कैसे बनते हैं वो? केमिकल सिंथेसिस से बनते हैं। मैन मेड सिंथेटिक फाइबर कैसे बनते हैं? केमिकल सिंथेसिस से बनते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के, कोल प्रोडक्ट की, केमिकल ट्रीटमेंट का, किसका? वुड और कॉटन के केमिकल ट्रीटमेंट से तब जाके जो है सिंथेटिक फाइबर यानी मैन मेड फाइबर्स बनते हैं। जब इस स्लाइड में देखो ये सब मैन मेड फाइबर है, रेयॉन हुआ, नायलॉन हुआ, पॉलिस्टर, टेरिलॉन, ये सब मैन मेड फाइबर है यानी सिंथेटिक फाइबर है। एग्जाम्पल यही है इसका, सिंथेटिक फाइबर्स का। नाउ अब हम आते हैं कॉटन पे। नाउ कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट। कॉटन कहाँ से आता है? कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलता है। जैसे ये आपको कॉटन प्लांट दिख रहा है। कॉटन प्लांट इज अ शर्ब। ये किस टाइप का प्लांट होता है? कॉटन शर्ब होता है। इट्स फ्रूट कॉल्ड बॉल्स और अ ग्लोबुलर नियर 3 to 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। आप आगे के चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट जिसमें हर्ब, शर्ब ये सब आते हैं। तो कॉटन किस कैटेगरी में आता है? प्लांट के शर्ब की कैटेगरी में आता है। ठीक है। इसके फ्रूट्स को हम बॉल कहते हैं, वो ग्लोबुलर होते हैं, नियरली 3 to 4 सेंटीमीटर होते हैं डायमीटर में। ठीक है। राइप बॉल ब्रस्ट ओपन टू रिवील क्रीमी व्हाइट फाइबर। राइप बॉल जो होते हैं वो फटते हैं तो बाहर क्या आता है आपका? क्रीमी व्हाइट फाइबर। जैसे इसमें दिखाई, ये सारे राइप बॉल फट गए हैं और आपको क्रीमी व्हाइट फाइबर दिख रहा है। देखो नेक्स्ट वाले इसमें देखो कैसे ये जो फ्रूट है इसका ग्लोबुलर जिसे कहते हैं 3 to 4 सेंटीमीटर होता है डायमीटर में, ये जब फटा तो उससे क्या निकल के आया? क्रीमी व्हाइट फाइबर हमारा कॉटन का। These fiber are actually the growth on seed coat। ये फाइबर क्या होता है? ये ग्रोथ होती है सीड कोट की। सीड से क्या बनता है? हमें पता है सीड से फ्रूट बनता है। ठीक है। तो सीड से जब फ्रूट बनता है तो सीड अंदर ही रह जाता है ना। तो जब ये कॉटन का सीड जब फ्रूट बन जाता है और फ्रूट पक के फटता है तो ये ही फाइबर बाहर आता है कॉटन का, क्रीमी वाइट। और ये क्रीमी वाइट क्या होता है? उसके सीड की कोट की जो है ग्रोथ होती है ये फाइबर। नाउ सीड्स ऑफ कॉटन आर कवर्ड ऑल अराउंड विद दीज फाइबर। कॉटन फाइबर्स आर 90% सेल्यूलोज। सीड जो है चारों तरफ से इन फाइबर से कवर होता है, और ये कॉटन क्या होता है? 90% क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। नाउ
कहाँ ग्रो होता है, कैसे ग्रो होता है? कॉटन ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल विच इज सैंडी और लूमी। कॉटन अच्छे से ग्रो होता है ब्लैक सॉइल में, जो कैसी होती है, सैंडी और लूमी होती है, उसमें कॉटन अच्छे से ग्रो होता है। कॉटन इज कल्टिवेटेड इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु एंड वेस्ट पंजाब। कहाँ ज्यादा कल्टिवेट होता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु एंड वेस्ट पंजाब में ज्यादा कल्टिवेट होता है, ज्यादा उगता है। These seeds are pulled out of the cotton by hand using steel combs or roll grains. This process is called combing or ginning. Now combing और ginning क्या है? कॉटन को कॉटन उससे फ्रूट से अलग करना, उसको हम कहते हैं कॉम्बिंग और ग्रीनिंग। कैसे करते हैं? ये हाथ से ही करते हैं। देखो ये कैसे इसने स्टील कोम्ब ली हुई है और फ्रूट से कॉटन को अलग कर रहा है, ऐसे खींच खींच के कोम करके, जैसे हम बाल को कंघी करते हैं वैसे वो खींच खींच के उससे कॉटन को अलग कर रहा है। इस प्रोसेस को हम कोमिंग या ग्रीनिंग कह सकते हैं ना। ग्रीन कॉटन इज कॉल्ड लिंट, और जो ग्रीन कॉटन होते हैं, जो बाहर आ रहे हैं कॉटन उस फ्रूट से, सिर्फ कॉटन जो होते हैं उन्हें कहते हैं लिंट, विच इज कंप्रेस टाइटली इनटू बंडल्स। अब इन कॉटन को कंप्रेस किया जाता है, एक बंडल बनाया जाता है, और ईच बंडल का वेट क्या होता है तुम्हारा? 200 kg का ईच बंडल होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं? बॉल्स कहते हैं। ठीक है, बाहर निकले हुए कॉटन को लिंट कहते हैं। इन लिंट को कंप्रेस करके एक बंडल बनाया जाता है, हर एक बंडल का वेट 200 kg होता है, और इन बंडल को हम क्या कहते हैं? बॉल्स कहते हैं। नाउ balls are fed into carding machine that beat them into shred to form fluffy mass. अब इन balls को कार्डिंग मशीन में डाला जाता है, वो इन्हें बीट करती है, खूब बीट करती है और एक फ्लफी मास में एक कन्वर्ट कर देती है, खूब फ्लफी सा मास में कन्वर्ट कर देती है। यार्न यानी कि थ्रेड इज ड्रॉन फ्रॉम इट ऑन हैंड ऑपरेटिंग स्पिनिंग व्हील और स्पिनिंग मशीन। फिर इन फ्लफी मास से यार्न बनता है, यानी कि थ्रेड बनता है, धागा बनता है। कैसे? एक स्पिनिंग व्हील होती है, हैंड ऑपरेटेड स्पिनिंग व्हील, उसी में ये फाइबर डाले जाते हैं, वो धीरे धीरे उनका पतला पतला थ्रेड बना के निकालता जाता है वो स्पिनिंग मशीन। फ्रॉम यार्न क्लोथ्स और फैब्रिक वुवन ऑन हैंडलूम और पावरलूम। फिर इन यार्न यानी इन थ्रेड से क्लोथ्स बनाए जाते हैं या फैब्रिक बनाए जाते हैं बुन के, हैंडलूम्स में या पावर लूम्स में। नाउ ऑन द लूम थ्रेड आर पास लेंथ वाइज। तो लूम में कैसे बनता है? पहले लेंथ वाइज पास किया जाता है, द रैप, एंड देन क्रॉस वाइज द वेफ्ट, सीधे सीधे और टेढ़े टेढ़े, ऐसे करके इनका जो है थ्रेड पास होता है, तब जाके फैब्रिक बनता है लूम्स में। टू मेक इट crease resistant, mercerized cotton has been developed by treating it with caustic soda. इसमें क्रीज ना पड़े, उनको क्रीज रेजिस्टेंट बनाने के लिए उनको कॉस्टिक सोडा से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ कॉटन क्लोथ्स पे हम आ गए बच्चों। अब ये देखिए बगल में हमें समर क्लोथ्स दिख रहे हैं जो कम्फी हैं, हीट एब्जॉर्ब वो कर लेते हैं, हीट रिफ्लेक्ट कर देते हैं और हमें ठंडा रखते हैं। गर्मी के मौसम में हमें सारे का समर क्लोथ्स दिख रहे हैं ना। कॉटन एब्जॉर्ब द मॉइस्चर ऑफ द स्वेट इन समर एंड प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। कॉटन क्या करता है? मॉइस्चर और स्वेट यानी पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है समर में और एक कूलिंग इफेक्ट हमें देता है। ठीक है, cotton clothes can be worn close to the skin because the charge of static electricity do not build up readily on the cloth. कॉटन क्लोथ हम अपनी स्किन के पास पहन सकते हैं क्योंकि इसमें जो स्टैटिक यानी इलेक्ट्रिसिटी जो बिल्ड होती है, चार्जेस जो बिल्ड होते हैं वो बहुत जल्दी नहीं बिल्ड होते, जल्दी से जल्दी चार्जेस नहीं बिल्ड हो सकते। तो इसलिए क्लोथ हमारे स्किन के पास रहता है, अगर रगड़ेगा भी, रेजिस्टेंस भी होगा अगर उस पर, तो जल्दी जो चार्जेस बिल्ड नहीं होंगे, जल्दी वो चार्ज नहीं होगा। इसलिए हम समर सीजन में कॉटन क्लोथ्स को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नाउ कॉटन क्लोथ डज नॉट कैच फायर रैपिडली एंड इट बर्न स्लोली। कॉटन क्लोथ में जल्दी आग नहीं लगती है, वो धीरे धीरे जलता है। कॉटन एब्जॉर्ब वाटर वेल सो इट मेक इजी टू रिमूव डर्ट फ्रॉम द कॉटन गारमेंट्स व्हाइल वॉशिंग। कॉटन क्या करता है? वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए उसको धोना आसान होता है, उसमें से गंदगी निकालना आसान होता है। कॉटन इज नॉट अफेक्टेड बाई माइल्ड एल्काली सो इट कैन बी वॉश विद स्ट्रॉन्ग सोप। कॉटन क्या है? माइल्ड एल्काली से अफेक्ट नहीं होता है, वो खराब नहीं होता है, इसलिए वो किसी भी तो सोप से, स्ट्रॉन्ग सोप से उसको धोया जा सकता है। कॉटन जल्दी खराब नहीं होता है।
कॉटन कैन बी आयरन विद मॉडरेटली हॉट आयरन, हॉट आयरन से मॉडरेटली गर्म यानी एवरेज गर्म आयरन से 100 डिग्री सेल्सियस से उसको आराम से हम आयरन कर सकते हैं, उसको प्रेस कर सकते हैं। अनलाइक वूल एंड सिल्क, कॉटन इज नॉट अटैक्ड बाय मॉथ, इट इज रिलेटिवली सेफर इन स्टोरेज। सिल्क पे और वूल पे मॉथ्स बहुत जल्दी अटैक करते हैं, इंसेक्ट्स बहुत जल्दी ऐसा अटैक करते हैं, लेकिन कॉटन पे इतनी जल्दी अटैक नहीं करते, उतनी तेजी से अटैक नहीं करते। तो कॉटन को क्या है, ज़्यादा सेफर है स्टोर करके रखना, ठीक है, कॉटन को रखना बहुत ज़्यादा सेफर है सिल्क और वूल की कंपैरेटिवली, ज़्यादा ड्यूरेबल है कॉटन। Clothes made from cotton are absorbent of sweat, hence commonly used in warm country as summer wear. तो जैसे हमने पढ़ा कि जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो स्वेट एब्जॉर्बेंट होते हैं, पसीना सोख लेते हैं, मॉइस्चर सोख लेते हैं, तो इनको जल्दी वार्म कंट्रीज में पहना जाता है, या कह सकते हैं कि समर सीजन में पहना जाता है, गर्म सीजन में ज़्यादा पहना जाता है। सिंथेटिक फाइबर रेयन इज मेड फ्रॉम कॉटन, सिंथेटिक फाइबर जो रेयन है यानी सिंथेटिक फाइबर यानी मैन मेड फाइबर, राइट। सिंथेटिक फाइबर जो रेयन है वो किससे बना होता है, कॉटन से ही बना होता है। रफ कॉटन क्लोथ्स आर यूज्ड इन मॉस फॉर क्लीनिंग फ्लोर एंड फॉर क्लीनिंग मशीन एंड टूल्स। जो रफ कॉटन क्लोथ्स होते हैं, अब जनरली तो घर पे पोछा वोछा लगता है तो कॉटन का कपड़ा ही जनरली मम्मियाँ लेती हैं, पोछा लगाती हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, साफ करना आसान होता है। और मॉप्स जो बनते हैं पोछा लगाने के लिए, फर्श को क्लीन करने के लिए या मशीन्स को क्लीन करने के लिए, वो कॉटन के ही बनते हैं, रफ कॉटन के, ताकि क्योंकि वो बहुत अच्छे से डस्ट क्लीन कर पाते हैं, सफाई कर पाते हैं, इसलिए। नाउ यूजेस ऑफ कॉटन में अब हम आ जाते हैं। स्टेलाइज कॉटन वाइल यूज इज एब्जॉर्बेंट कॉटन फॉर मेडिकल पर्पज। अब देखो स्टेलाइज कॉटन यूज होता है मेडिकल्स में, चोट लग गई तो रुई लेके, वो क्या है, वो कॉटन ही तो है, वो आप लगा लेते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे एब्जॉर्बेंट होते हैं, इसलिए मेडिकल पर्पज से भी यूज होते हैं। नाउ ऑन कार्डिंग रॉ कॉटन इज यूज एज फिलर फॉर स्टफिंग पिलो कुशन एंड क्विल्ट्स। अब पिलो में, क्विल्ट्स में, कुशन में रुई भरी जाती है, क्यों, क्योंकि उसमें इंसेक्ट जल्दी अटैक नहीं करते हैं कॉटन पर, ठीक है, फ्लफी होता है, सॉफ्ट होता है, गर्मियों में आपको गर्मी नहीं करता है, इसलिए कॉटन का इन सब में भी यूज होता है। वेस्ट कॉटन इज अ वेरी गुड रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग फाइन क्वालिटी ऑफ पेपर। जो वेस्ट कॉटन होता है, देखो वो भी कितना अच्छा रॉ मटेरियल होता है एक बहुत अच्छा पेपर बनाने के लिए, एक फाइन क्वालिटी ऑफ पेपर बनाने के लिए वेस्ट कॉटन का यूज़ किया जाता है। कॉटन कितना ज़्यादा इस्तेमाल में हमारे आता है बच्चों। ना अब हम यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा कॉटन और शुरू होता है जूट। अब हम जूट के बारे में जानेंगे। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, असम एंड सम पार्ट ऑफ बिहार। इंडिया में जूट कहाँ कहाँ ग्रो होता है, कहाँ कहाँ उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल, असम और कुछ पार्ट बिहार के। जूट प्लांट ग्रो वेल इन प्लांट, jute plants grow well in plants with plenty of rains, clay soil such as the delta region of rivers like Ganges and Brahmaputra. जूट प्लांट बहुत अच्छा कहाँ पे उग सकता है, जूट प्लांट बहुत अच्छा उगता है जहाँ बहुत सारी रेन हो, जिस जगह रेन ज़्यादा होती हो, क्लेई सॉयल हो, डेल्टा रीजन हो, जैसे रिवर ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, वहाँ पे जूट बहुत अच्छा होता है, जूट को बहुत सारा पानी चाहिए होता है। द प्लांट ऑफ जूट ग्रोज टू 8 to 10 feet हाई इन 3 to 4 months। जूट का प्लांट 8 से 10 फीट हाई ऊपर उग जाता है 3 से 4 महीने में। इट बियर्स येलो फ्लावर्स, और इस पे कैसे फ्लावर्स आते हैं, येलो फ्लावर्स आते हैं। आप ये देखिए, ये जूट का प्लांट है आपका, और इस पे कैसे फ्लावर आ रहे हैं, येलो फ्लावर्स आ रहे हैं। नाउ आगे हम देखते हैं। जूट प्लांट इज कट एट द फ्लावरिंग स्टेज टू ऑब्टेन गुड क्वालिटी ऑफ फाइबर। जब जूट प्लांट में फ्लावर्स आ जाते हैं, उसके येलो फ्लावर्स आ जाते हैं, तो इसी स्टेज पे जूट प्लांट को कट किया जाता है ताकि हमें गुड क्वालिटी ऑफ फाइबर मिल सके। If the plant is allowed to mature, the fibers become very hard। और अभी उसको छोड़ दिया जाए और मेच्योर होने दिया जाए तो फाइबर उसका बहुत हार्ड हो जाता है, जो फिर यूज का नहीं रह जाता, इसलिए फ्लावरिंग स्टेज पे उस प्लांट को कट कर दिया जाता है। द बंडल ऑफ डाइड स्टार्स आर मेड टू सिंक इन द वाटर ऑफ अ पॉन्ड। फिर उसका बंडल बनाया जाता है जूट को काट के, और उसको पानी में पानी में पॉन्ड में सिंक कर दिया जाता है, डुबो के रख दिया जाता है, और कुछ दिन बाद
जो गमी सब्सटेंस होते हैं, जो जूट को पकड़े रहते हैं कस के, जूट फाइबर को स्टेम और टू द स्टेम रूट्स, दिस प्रोसेस कॉल्ड रेटिंग. In a few days, the gummy substance holding the jute fiber to the stem rots. ये लाइन हमें क्या करिए, कुछ दिनों में जब उसको सिंक कर देते हैं पॉन्ड में, ठीक है, जूट फाइबर काट लिया, जब वो फ्लावरिंग स्टेज पे आया उसके बंडल बनाए और उसको पानी में सिंक कर दिया पॉन्ड में, ठीक है. उसके बाद कुछ दिन बाद जब हम देखेंगे जो उसके फाइबर को स्टेम पे उगता है जूट, तो उस पे जो गमी सब्सटेंस होते हैं वो धीरे धीरे रॉट होके हट जाते हैं और हमारा फाइबर और गमी सब्सटेंस दोनों अलग अलग हो जाते हैं. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेटिंग. देखो इसमें कैसे ये डालता है और कैसे जूट हट जाता है और गमी सब्सटेंस जो है जूट को छोड़ देता है. Now, fiber is obtained from the stem by jerks and pull of the hand. फाइबर कैसे मिलता है स्टेम से, इसको जर्क करके खींच खींच के और पुल करके हाथ से निकाला जाता है. आर ऑफ पेल येलो कलर एंड 6 to 8 feet लॉन्ग. वो किस कलर का होता है, पेल येलो कलर का होता है और 6 से 8 फीट लंबा होता है, जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा. दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड कैन बी इजिली स्पन मेक यार्न. बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वो आसानी से उसका यार्न बना सकते हैं. देखो ये जूट फाइबर है. नाउ यूजेस ऑफ जूट. Jute fiber are used for making gummy bags, carpet, rag, cords and rope, coarse clothes for making curtains and handbag. जूट फाइबर कारपेट के लिए, रग के लिए, कॉर्ड्स के लिए, रोप्स के लिए यानी रस्सियों के लिए, गमी बैग्स के लिए बहुत अच्छा होता है. हैंड बैग्स के लिए जूट फाइबर जनरली रफ होता है तो वो उसका क्लोथ नहीं बना सकते, उनका यही सब बन सकता है, ठीक है. गमी बैग जिसमें हम जनरली ग्रेन्स रखते हैं वो जूट फाइबर ही होता है. देखो ये एक ऐसा बैग, हैंड बैग, इस तरह का कारपेट जूट फाइबर से बनता है. ये गमी बैग जिसमें अनाज रखा जाता है, ये जूट फाइबर का बना हुआ होता है. इन सब में जूट फाइबर इस्तेमाल होता है. नाउ हेम्प. हेम्प क्या है, हेम्प प्लांट ग्रो वेल इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस एंड इन एवरी काइंड ऑफ क्लाइमेट. हेम्प हर जगह उग सकता है आसानी से और वो किसी भी तरह के क्लाइमेट में उग सकता है, उसको पर्टिकुलर कोई क्लाइमेट नहीं चाहिए. ऑन लो हिल इट ग्रो वाइल्ड इन नेचर. लो हिल्स पे यानी नीचे की तरफ ये बहुत ज़्यादा उगता है, एकदम वाइल्ड इन नेचर एकदम उगता है. फाइबर्स फ्रॉम द प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ द स्टेम. इसका फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, स्टेम के बार्क से, छाल से हमें इसका मिलता है. हेम्प फाइबर इज यूज टू मेक स्ट्रॉन्ग टेंट रोप, नेट, कारपेट्स, क्लोथ्स फॉर हैंड बैग्स एंड पेपर. हेम्प फाइबर किस में यूज होता है, टेंट रोप यानी टेंट की जो रस्सी होती है उसमें, नेट्स बनाने में, कारपेट बनाने में, क्लोथ्स फॉर हैंड बैग्स के लिए, उन सबों के लिए यूज होता है. देखो ये जूट का प्लांट है और ये उसका फाइबर, सॉरी हेम्प का प्लांट है और हेम्प का फाइबर है ये, ठीक है. ये स्टेम के बार्क से हमको मिलता है. नाउ नेक्स्ट है फ्लैक्स. फ्लैक्स, द अदर नेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट, लिनसीड प्लांट. फ्लैक्स प्लांट का दूसरा नाम क्या है, लिनसीड प्लांट. फ्लैक्स फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट. ये भी स्टेम से मिलता है, ठीक है. फैब्रिक फ्रॉम फ्लैक्स इज ऑल्सो कॉल्ड लिनिन. लिनिन जो फैब्रिक होता है वो फ्लैक्स प्लांट का ही होता है. फ्लैक्स प्लांट के फैब्रिक को हम लिनिन भी कहते हैं. लिनिन इज यूज एज टेबल क्लॉथ, शीट एंड फॉर स्टिचिंग गारमेंट्स. लिनिन किस लिए यूज होता है, टेबल क्लॉथ्स के लिए, शीट्स के लिए और गारमेंट को सिलने के लिए यूज होता है. ये रहा आपका फ्लैक्स और उसके बगल में उसका फाइबर दिख रहा है आपको. नाउ नेक्स्ट है हमारा कॉयर. कॉयर इज ऑब्टेन फ्रॉम द फाइब्रस हस्क. कॉयर इज ऑब्टेन फ्रॉम द फाइब्रस हस्क ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राई फ्रूट कवरिंग कोकोनट. ये हस्क जैसा होता है और ये कहाँ से होता है, ड्राई फ्रूट से हमें मिलता है, जैसे कवरिंग जो कोकोनट को ढका है. कोकोनट देखा है ना आपने, नारियल, उसके ऊपर जो हस्क जैसा होता है वही है कॉयर का फाइबर. खूब कड़ा कड़ा सा दिखता है ना कोकोनट, जो नारियल हम खाते हैं, उसके ऊपर खूब ज्यादा फाइबर होता है, वही होता है कॉयर, उसी को कॉयर कहते हैं. कॉयर इज यूज फॉर मेकिंग कॉयर फोम मैट्रेस एंड फिलिंग ऑफ सोफा सीट. सोफा सीट पे भी कॉयर भरा जाता है, फोम मैट्रेस में भी भरा जाता है. इट इज वाइडली यूज फॉर मेकिंग डोर मैट्स, रफ कारपेट एंड रोब्स. बीइंग रफ इट इज नॉट यूज फॉर गारमेंट. ये बहुत रफ होता है इसलिए इसको भी गारमेंट में यूज नहीं करते हैं और ज्यादातर डोर मैट्स और कारपेट्स और रस्सी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है. ये देख रहे हो ये कैसे यहाँ पे
आपका नारियल का सब पड़ा हुआ इसी में से निकाल निकाल के ये हमारा कॉयर है, फाइब्रस हस्क, और इसकी ये रस्सी हमें दिख रही है। इस तरह देखो ये मैट्रेस में कैसे भरा हुआ है, ये कॉयर ब्राउन ब्राउन आपने देखा होगा, कभी कभी फट जाती है मैट्रेस तो हमें दिखता है ऐसे ब्राउन ब्राउन हस्क जैसा, वो कॉयर ही होता है ना। अब आते हैं हम अपने वूल पे। वूल इज द हेयर और फर ऑफ शीप, आपको पता है हेयर या फर कह लो, शीप का वूल वो होता है, और भी एनिमल्स का जो वूल देते हैं उनका हेयर या फर होता है। ईच फाइबर वूल इज कवर्ड विद रफ स्केल, हर फाइबर वूल का किससे कवर होता है, एक रफ स्केल से कवर होता है। दीज रफ स्केल ट्रैप्स एयर विच स्टॉप द हीट टू ट्रांसफर थ्रू इट, यही रफ स्केल क्या करते हैं, एयर को स्टॉप कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। वूल रेसिस्ट क्रीसिंग एंड कर्सिंग, वूल क्या करता है, क्रीसिंग और कर्सिंग को रेसिस्ट करता है। नाउ द फाइनेस ऑफ वूल वेरीज फ्रॉम ब्रीड टू ब्रीड ऑफ शीप, वूल की फाइननेस, उसकी सॉफ्टनेस, उसकी क्वालिटी किस पे वेरी करती है, ब्रीड पे, प्रजाति पे, एक ब्रीड से दूसरी ब्रीड पे शीप की। नाउ लैम्ब वूल एंड मेरिनो फाइन एंड सॉफ्ट, लैम्ब वूल और मेरिनो का वूल कैसा होता है, फाइन एंड सॉफ्ट। क्रॉस ब्रीड का वूल कैसा है, मीडियम, फॉर मिक्सिंग एंड डोमेस्टिक फैब्रिक। अपलैंड एंड माउंटेन टाइप्स का कैसा होता है, जो अपलैंड और माउंटेन उनका वूल कहता है कोसी एंड वेरी फॉर कारपेट। देखो इसमें सबके पिक है, ये फाइनेस्ट वूल है, ठीक है। द फाइनेस्ट ऑफ वूल वेरीज फ्रॉम बीट टू बीट, ये लैम्ब वूल है और मेरिनो ऐसे दिखते हैं, इनका ये वूल है। क्रॉस ब्रीड ये मीडियम, ये ऐसे हैं, और अपलैंड के शीप ऐसे दिखते हैं, ठीक है। Now, knitting. In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. Knitting में एक सिंगल yarn का यूज होता है एक फैब्रिक पीस बनाने में। जैसे कि निटिंग आप देखते हैं, जैसे दादी और नानी मम्मी घर पे स्वेटर बुनती है, उसी को हम निटिंग कहते हैं। निटिंग हैंड से भी हो सकती है, मशीन से भी हो सकती है। इससे क्या बन सकता है, स्वेटर बन सकता है, सॉक्स बन सकता है, स्कार्फ बन सकता है, और बहुत कुछ इससे बन जाता है। Fiber. Mohair from the Angora goat and Kashmiri from the Kashmir goat are also called as wool. They are the finest wool. कौन से finest wool है, Mohair from Angora goat and Kashmiri from the Kashmiri goat. They are the finest wool. वो finest wool में आते हैं। Now अब आते हैं हम अपने silk पे। Caterpillar or larva of moth produce silk fiber and wrap them around the form of cocoon. सिल्क कौन बनाता है, एनिमल बनाता है, लार्वा बनाता है सिल्क। जिस कैटरपिलर या लार्वा कह लीजिए, वो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, सिल्क बनाते हैं, उसको रैप कर देते हैं एक कोकून के फॉर्म में, इस तरह से। Silkworm, most high quality cultivated silk is obtained from the caterpillar of a moth called Bonxi mori, which feeds on the leaves of mulberry tree. जो बहुत हाई क्वालिटी का जो सिल्क होता है वो हमको कौन देता है, कैटरपिलर जो देता है उसका नाम है बॉन्क्सी मोरी, ठीक है। वो हमें जो है बहुत हाई क्वालिटी ऑफ सिल्क देता है, और वो क्या खाता है, वो कैटरपिलर, वो मलबरी ट्रीज की लीव्स खाता है। वाइल्ड सिल्क कॉल्ड तुषार comes from silkworm that fed chiefly on oak leaves. जो वाइल्ड सिल्क हमें तुषार जो मिलता है वो कहाँ से आता है, सिल्क वॉर्म से, जो क्या खाते हैं, ज्यादातर ओक लीव्स खाते हैं। नाउ A thread of silk is stronger than the same size thread of common steel. समझिए, एक सिल्क का थ्रेड स्टील के थ्रेड के उसी साइज के, सेम साइज दोनों जो हों, लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रांग होता है सिल्क का थ्रेड स्टील के थ्रेड से। सिल्क फाइबर इज हाईली इलास्टिक, सिल्क फाइबर इलास्टिक होता है अपने नेचर में, यानी इलास्टिक यानी फैलता सिकुड़ता है, ऐसे आराम से इलास्टिक होता है वो। इट रेजिस्ट रिंकलिंग एंड इट कैन बी आयरन इजली, इट इज शाइनिंग, इसमें रिंकल कम पड़ते हैं और ये आसानी से आयरन हो जाता है। सिल्क गारमेंट्स आर वेरी लाइट इन वेट एंड आर वार्मर देन कॉटन और लिनन, सिल्क जो होता है लाइट वेट का होता है और ज्यादा गर्म करता है कॉटन और लिनन से। ना comparison of various kinds of fibers. Surface of different fibers, यानी उसका texture. The jute fiber is highly uneven even surface, therefore jute fiber is a rough fiber.
वेरी रफ। जूट फाइबर का सरफेस बहुत अनइवन होता है, खुरदुरा होता है, इसलिए वो बहुत ही रफ फाइबर है। ये है आपका जूट फाइबर। द सरफेस ऑफ कॉटन वूल फाइबर इज मेड ऑफ मेनी फोल्ड एंड इज अनइवन। कॉटन और वूल भी बहुत फोल्ड से बने होते हैं, इसलिए वो भी अनइवन में आते हैं। Now, the folds on the silk fiber are very small and the surface is not much uneven. Therefore, silk is soft to touch. सिल्क का जो सरफेस होता है बहुत अनइवन नहीं होता है और बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए वो बहुत सॉफ्ट होता है छूने में, सिल्क का फाइबर। द फाइबर ऑफ रेयन और पॉलिस्टर हैव नो फोल्ड्स एंड सरफेस ऑफ द फाइबर इज इवन। रेयन और पॉलिस्टर में कोई फोल्ड नहीं होता, इसलिए उसका सरफेस बहुत इवन होता है, बहुत स्मूथ होता है। नाउ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल यानी जैसे कि प्लांट से और एनिमल से जो फाइबर मिलता है, और सिंथेटिक यानी मैन मेड फाइबर। नाउ नेचुरल फाइबर लेस इलास्टिक, सिंथेटिक मोर इलास्टिक। नेचुरल टेक्स टाइम टू ड्राई, सूखने में समय लेता है, लेकिन सिंथेटिक जल्दी सूख जाता है। नेचुरल को हमेशा प्रेस करने की आयरनिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन सिंथेटिक को बहुत कम आयरनिंग की ज़रूरत होती है। नेचुरल स्वेट एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन सिंथेटिक नहीं करता है। नेचुरल जो है फायर बहुत धीरे से पकड़ता है और बर्न बहुत धीरे धीरे होता है जूट को छोड़ के, लेकिन सिंथेटिक क्या होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है और जलता है बीट्स में। इसीलिए कहते हैं गैस के पास सिंथेटिक फाइबर के कपड़े पहन के नहीं जाने चाहिए कभी आग के पास। नेचुरल स्ट्रॉन्ग कम होता है, लेकिन सिंथेटिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नेचुरल जो है ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा समय तक हमारा चलता है। तो बच्चों, यही हमारी आज की लास्ट स्लाइड है, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। अब आगे हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर क्लास 6 का, साइंस का। इसी तरह वीडियो देखते रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आपको वीडियो पसंद आए तो ये सब ज़रूर करिए, और इसी तरह आप दूसरों से शेयर करके उनको भी फ्री की नॉलेज दीजिए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर।